दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के इस चैनल पर जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इग्नू और एनआईओएस से रिलेटेड फर्दर इम्पॉर्टेंट मटेरियल को भी आसानी से प्राप्त कर सकें। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इग्नू के प्रोग्राम बीए जनरल के कोर्स हिंदी भाषा लेखन कौशल को, जिसका कोड है BHDLA 136। हर बार की तरह आज भी हर क्वेश्चन के आंसर को डिक्टेट किया जाएगा ताकि आपको असाइनमेंट बनाते समय कोई भी समस्या ना हो। तो आइए शुरू करें। दोस्तों, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, और अगर आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इग्नू की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करें, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करते समय भी आपको इस क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को 3 खंडों में बांटा गया है, खंड का, खंड खा और खंड ग। क खंड में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर 800 शब्दों में देने हैं और दोनों ही प्रश्नों में आपको चॉइस दी गई है। तो पहले क्वेश्चन में हम फर्स्ट चॉइस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, तार्किक लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, किसी भी लेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है विषय वस्तु का चयन। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु के चयन का विशिष्ट महत्व है। विषय वस्तु के अनुरूप ही तर्क निर्मित होता है। उदाहरण के लिए हमें इतिहास की किसी विषय वस्तु पर लिखना है तो उसके तर्क स्वयं इतिहास की विधाओं में ही प्राप्त होंगे। हमें इतिहास निर्माण की सामग्री ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, स्रोतों और यात्रियों के कथंक के आधार पर तर्क खोजने पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि हम साहित्य के इतिहास पर लिख रहे हैं तो हमें ये दिखाना होगा कि जनता की किन प्रवृत्तियों के परिवर्तन से हमारे साहित्य के रूप में परिवर्तन हुआ है। विषय वस्तु के चुनाव होने के बाद उस विषय वस्तु में क्या क्या लिखना है, इसका एक मानसिक ढांचा या लिखित ढांचा हमारे जहन में बन जाना चाहिए। इसके बाद अपनी वार्ता को पुष्ट करने के लिए तार्किक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। कथन के संदर्भ में जो तथ्य सबसे महत्वपूर्ण हो उसे कथन के बाद देना चाहिए। उसके बाद उसमें कम महत्वपूर्ण तथ्य को रखना चाहिए। इस प्रकार तार्किक अन्विति का श्रृंखलाबद्ध निर्माण करें। जो तथ्य विषय वस्तु से संबद्ध ना हो उस प्रकार के तथ्य में से बचना चाहिए। तथ्य बोझिल ना हो, उसमें संप्रेषणीयता होनी चाहिए। तार्किक अन्विति और श्रृंखला को एक उदाहरण के माध्यम से समझने पर हमारा सोचने का ढंग आसान हो जाएगा। मानो हम उदाहरण लेते हैं, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। इसके उत्तर में हम लिखते हैं, इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वारा खुले। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ीं। अब इस पूरे अनुच्छेद की व्याख्या करने पर हम पाते हैं कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा। फिर लेखक विभिन्न क्षेत्रों के खुलने की व्याख्या करते हैं। इस एक परिणाम का प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ा। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में लेखन में कारण और प्रभाव के बीच श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक कारण से एक प्रभाव, फिर उसी से संबद्ध एक दूसरे कारण से दूसरा प्रभाव। इसी प्रकार से तार्किक प्रक्रिया की श्रृंखला को अभिव्यक्त करने का तरीका अलग तरह का होगा। इस तार्किक श्रृंखला को क्रमबद्ध वाक्यों में नहीं रखा जाएगा तो तार्किक श्रृंखला अराजक हो सकती है, जिससे विचारों की संबद्धता भंग हो सकती है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें भाषा के प्रति सावधान होना होता है। वाक्य का गठन इस तरह से बनाया जाए जो विचारों के भार को वहन करने में सक्षम हो। अंततः तार्किकता को भाषा के माध्यम से ही समझा जाएगा। एक उदाहरण यहाँ सामने रखें तो बात और भी अधिक स्पष्ट होगी। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत में भी एक चेतना जगाई। इससे लोगों को ये सुझाया कि किसी वस्तु को यूं ही नहीं बल्कि भली भांति गुण दोष का विवेचन करके ग्रहण करना चाहिए। बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्क ने लिया। अब इस उदाहरण में देखते हैं तो जो कुछ कहा जा रहा है उसका भाषा के साथ सहयोग है। भाषा और विचारों का क्रम कहीं टूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तार्किक प्रक्रिया में भाषा का और भी ध्यान रखना चाहिए। तार्किक लेखन प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया की व्याख्या करना आवश्यक है। प्रक्रिया के माध्यम से इन संबंधों को समझ सकेंगे जिसमें कार्यकरण विकसित होते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे किसी सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया का उदाहरण ले लें। सामाजिक असंतोष सामाजिक आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। लगभग सभी सामाजिक आंदोलन का आधार सामाजिक असंतोष होता है। इसके परिणाम स्वरूप सामूहिक तनाव बनने लगता है। इस अवस्था के उपरांत द्वितीय अवस्था आती है जिसमें समाज में सामूहिक उत्तेजना दिखाई देती है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी समस्या साझी है, कुछ विशिष्ट सामाजिक स्थितियों को विपत्ति के मूल कारण के रूप में पहचान लिया जाता है। तृतीय अवस्था औपचारिकीकरण की अवस्था होती है। इस अवस्था में पदाधिकारियों की एक श्रृंखला स्थापित की जाती है। नेतागण व अनुयायियों में काम का बंटवारा किया जाता है। चंदा या कोष अधिक सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है। विरोध एवं क्रिया के लिए कार्यनीति तथा दावपेच बनाए जाते हैं तथा अपने आंदोलन के लिए उठाए गए कदमों के लिए एक नैतिक औचित्य स्थापित किया जाता है। चतुर्थ अवस्था संस्थानीकरण की है। आंदोलन एक सुनिश्चित विन्यास के रूप में स्पष्ट हो जाती है। आंदोलनकर्ताओं का स्थान कुशल नौकरशाह ले लेते हैं। भवन एवं कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। आंदोलन के उद्देश्यों को समाज में मान्यता मिल जाती है। इस पूरे उदाहरण में हम एक प्रक्रिया को पाते हैं। आंदोलन का विकास धीरे धीरे हुआ। 4 चरण में एक के बाद एक का विकास होता गया। प्रारंभिक वाक्य सीधा विषय से संबंधित है। अब इसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ जो लगभग 800 शब्दों में था। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हमें 800 शब्दों में ही देना है। दूसरे प्रश्न की भी हमारे पास 2 चॉइस हैं, 2 विकल्प हैं जिसमें से हम दूसरे वाले विकल्प को चुन रहे हैं। तो क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, शब्दों के महत्व पर विचार करते हुए भाषा के सामाजिक स्तर भेद पर चर्चा कीजिए। तो आइए लेते हैं इसका उत्तर। भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है, लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। जैसे अ, क, त आदि ध्वनियाँ सार्थक नहीं हैं, अर्थात इन्हें कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। भाषा के अर्थ का वाक्य शब्द है जो ध्वनियों से बनता है। जैसे आम शब्द कहने पर हमारे मन में एक वस्तु का बोध होता है। आम शब्द में आ और म 2 ध्वनियाँ हैं। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, अर्थात आम कहने पर हिंदी भाषी एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन इस शब्द का चीनी भाषी या इतावली भाषी के लिए यही अर्थ हो ये आवश्यक नहीं है। इन लोगों के पास उसी वस्तु के लिए अपना शब्द होगा जो उनकी भाषा की ध्वनियों से निर्मित होगा। इसका तात्पर्य ये है कि एक समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हों, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं और वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अतः भाषा के शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है अर्थयुक्त होना। ऊपर हमने चर्चा की है कि आम शब्द का
अपना अर्थ है जो हिंदी भाषी समाज में जाना जाता है, लेकिन ये अर्थ उस शब्द में कहाँ से आया? क्या लाम या ताम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है? जिस फल को हम आम कहते हैं, क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इन ध्वनियों का संबंध है? शायद नहीं, क्योंकि हमने खुद कहा था कि हम भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। जिस फल को हिंदी में आम कहा जाता है उसे तमिल में मागाई और अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है। ये संबंध स्वाभाविक नहीं होता, बल्कि समाज द्वारा आरोपित होता है। वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छिकता कहते हैं। यादृच्छिकता का तात्पर्य है इच्छानुकूल आरोपित अर्थ। ये भी देखा जा सकता है कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता है। जैसे संस्कृत में मृग शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता है, सिर्फ हिरन के लिए ही नहीं। अब तक हमने शब्दों के बारे में जो चर्चा की उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया है और ना ही प्रयोग के स्तर पर शब्दों के महत्व की बात की है। आपने देखा होगा कि दो बचपन के दोस्त बात बात में सुन बे, अबे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा स्कूल दफ्तर आदि में भाषा भिन्न होती है। हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन सभा, सोसाइटी, कार्यालयों, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा की भाषा औपचारिक होती है। इसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसायों के लोगों की अपनी भाषा होती है, जिसकी शब्दावली व्यावसायिक विशेष से जुड़ी होती है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि में हम शब्दों के प्रयोग के अंतर की पहचान कर सकते हैं। सामाजिक स्तरभेद के संदर्भ में हम भाषा और उसमें शब्दों के कुछ विशिष्ट रूपों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों की बोली मिश्रित भाषा प्रयोग करके शैक्षिक स्तर का परिचायक है। कुछ लोग अवभाषा, स्लैंग का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपाकर अपनी बात करने के उद्देश्य से गुप्त भाषा, आर्गोट का प्रयोग करते हैं। इसकी शब्दावली सामान्य भाषा से भिन्न होती है। क्या हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर यह कह सकते हैं कि मेरे पिताजी, चाचा, मामा, बहनोई मर गए? महज अर्थ होते हुए भी साधु अच्छा प्रयोग नहीं है। मृत व्यक्ति के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक सुसंस्कृत शब्दों में कहते हैं, वे दिवंगत हो गए, वे स्वर्गवासी हो गए, उनका देहावसान हो गया आदि। इस प्रवृत्ति को क्या कहें? भाषा विज्ञान में इसे उदात्त धन कहा जाता है। इसी तरह विधवा होने के लिए मांग का सिंदूर पोंछना, सुहाग उजड़ना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दों से भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे मृत्यु, वैधव्य आदि अशुभ और अप्रिय स्थितियों की शिष्ट एवं उदात्त अभिव्यक्ति होती है। आदमी अमंगलकारी घटनाओं तथा उनके वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है। इन शब्दों को वे अपनी जुबान पर लाने से भी कतराता है। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हो गया, जो 800 शब्दों में था। यहाँ से हमारा खंड ख की शुरुआत हो रही है। खंड ख के प्रश्नों के उत्तर हमें 400 शब्दों में लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, शब्द निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भाषा से शब्द बनाते कैसे हैं? हम अधिक शब्द कैसे बना पाते हैं? भाषा के अपने शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आते हैं। सामाजिक व्यवहार में शब्दों की रचना में काटछांट होती रहती है।
शब्दों को नए नए अर्थ मिलते रहते हैं। कुछ पुराने शब्द छूट जाते हैं, कुछ नए शब्द व्यवहार में आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो भाषा एक सामाजिक संपदा है। शब्दों का विकास सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें प्रयुक्त शब्दों का निर्माण व्याकरण के नियम के अनुसार ही होता है। अतः शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पूर्व हमें शब्द की रचना पर विचार करना पड़ेगा। भाषा के बहुत थोड़े से शब्द अपने मूल में व्यवस्थित होते हैं। भाषा उन मूल शब्दों से और कई नए शब्दों की सृष्टि करती है। जैसे बच्चा मूल शब्द है, पन अथवा सूचित करने के लिए उसमें व्युत्पन्न डिराइव्ड शब्द है। बच्चा, पन, बचपन। यहाँ पन एक प्रत्यय है जो अवस्था का अर्थ देता है। इस दृष्टि से प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं। नया जमा पन, नयापन। बांका जमा पन, बांकापन। क्रिया रचना में कर मूल शब्द है, क्रिया कर्ता, करना, करेगा आदि क्रिया रूप व्युत्पन्न शब्द हैं। एक मूल क्रिया रूप जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है के सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। मूल शब्द में प्रत्ययों यानी सफिक्सेस को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। क्या सहायता होने की अवस्था को हम सहायतापन कह सकते हैं या भूख होने की अवस्था को भूखापन कह सकते हैं। आप स्वयं ही जानते हैं कि हर जगह पन शब्द सही नहीं है। अवस्था सूचित करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पन प्रत्यय लगाया जाए। पन के साथ हिंदी में अवस्था सूचित करने के लिए पा बुढ़ापा, ता मनुष्यता, त्व महत्व आदि अन्य प्रत्यय भी हैं। एक भाषा भाषी समुदाय ही निश्चित करता है कि कौन से प्रत्यय किस मूल शब्द के साथ लगाए जाएंगे। इस प्रकार शब्द निर्माण की ये प्रक्रिया समाज द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के प्रत्यय हैं व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय वे हैं जिसमें हम अर्थ में विस्तार करते हैं। ऊपर हमने व्युत्पन्न प्रत्ययों की चर्चा की है। व्युत्पन्न प्रत्यय संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा आदि शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। जब व्युत्पन्न प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बचपन शब्द में बच्चा का बदला हुआ रूप देख सकते हैं। घुड़सवारी में घोड़ा शब्द का दूसरा रूप देख सकते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय से वास्तव में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और इसमें शब्दावली की वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का प्रत्यय है रूपात्मक प्रत्यय। इसके उदाहरण के लिए दो वाक्य लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हो गया है। अब हम हैं अपने चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विषय पर एक आलेख लिखिए। देखते हैं इसका उत्तर। स्वच्छता न केवल हमारे घर सड़क तक के लिए ही ज़रूरी नहीं होती है, ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इसमें न केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश भी स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गांव और शहर में प्रारंभ की गई है, जो देश के प्रत्येक गली गांव की प्रत्येक सड़कों से लेकर शौचालय का निर्माण करना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना है। इस अभियान का उद्देश्य है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वतंत्रता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और उसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में ये सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए इस आंदोलन के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता से पहले
स्वच्छ रहना और उसके तहत स्वच्छता को उन्होंने ईश्वर भक्ति के बराबर माना। स्वच्छता की शिक्षा को उन्होंने सभी को प्रदान करी। उनका सपना था कि स्वच्छ भारत उनके तहत वे सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को साफ करने के बारे में सोचते थे। इसी के तहत जिस आश्रम में वो रहते थे वहाँ रोज़ाना सुबह 4 बजे उठकर स्वयं सफाई करते थे। उन्होंने वर्धा आश्रम में अपना स्वयं का शौचालय बनवाया था, जिसको प्रतिदिन सुबह शाम साफ भी करते थे। गांधी जी की यही स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की। खुले में शौच बंद करवाना, जिसके तहत हर साल हज़ारों बच्चों की मौत हो जाती है। लगभग 11 करोड़ 11 लाख व्यक्तिगत सामूहिक शौचालयों का निर्माण करवाया, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोगों की मानसिकता को बदलना, उचित स्वच्छता का उपयोग करके शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना। गाँवों को साफ रखना। 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित करके गाँव में पाइपलाइन लगवाना, जिससे स्वच्छता बनी रहे। ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट की अच्छी प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करना। चौथे प्रश्न का उत्तर समाप्त हो चुका है। अब हम हैं अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, समाचार प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों की चर्चा कीजिए। देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है, प्रत्येक समाचार पत्र के पास समाचार प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं। समाचार एजेंसियां, पत्र के संवाददाता और तीसरी सरकारी विज्ञप्तियां। तो पहले लेते हैं समाचार एजेंसियां। आपने भारत चीन की कूटनीतिक जंग के उपर्युक्त समाचार के आरंभ में जागरण ब्यूरो लिखा देखा होगा। समाचार पत्र समाचार के आरंभ में उससे प्राप्त करने के स्रोतों का हवाला अवश्य देता है। अगर ये खबर प्राप्त भारत से सीधे संबंधित न होती या किसी ऐसे क्षेत्र की होती जहां जागरण के संवाददाताओं की पहुंच ना होती, तो उसमें जागरण ब्यूरो की जगह एजेंसियां या संबंधित एजेंसी का नाम लिखा होता। दुनिया में कई समाचार एजेंसियां हैं जिनका काम ही है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाचार एकत्र करना और उन्हें समाचार पत्रों तक पहुंचाना। समाचार एजेंसियों या संवाद समितियों के अपने संवाददाता और कार्यालय होते हैं जो समाचार एकत्र करते हैं। इन समाचारों को फिर वे टेलीप्रिंटर, टेलीग्राम या टेलीफोन द्वारा मुख्य कार्यालय तक भेजते हैं। वहाँ इन समाचारों का संपादन होता है और उसके बाद इन समाचारों को टेलीप्रिंटर द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को भेज दिया जाता है। टेलीप्रिंटर वे यंत्र है जिसके द्वारा समाचार टंकित रूप में प्रेषित किए जाते हैं और प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र भी समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार को ठीक उसी रूप में प्रकाशित नहीं करते, बल्कि उन्हें संपादित करके प्रकाशित करते हैं। ये भी आवश्यक नहीं है कि वे एजेंसियों द्वारा प्राप्त सभी समाचारों को प्रकाशित करें। समाचार के लिए सूचनाओं का चयन और समाचार का संपादन उसके सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से होते हैं। समाचार पत्र के संवाददाता समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण जरिया है। उनके अपने संवाददाता जो विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर सूचनाएं एकत्रित करते हैं और उन्हें समाचार का रूप देकर अपने पत्र को प्रेषित करते हैं। ऐसे स्रोत के लिए वे समाचार के आरंभ में जनसत्ता या जो भी पत्र का नाम हो, संवाददाता या निज संवाददाता आदि लिख देते हैं। कई बार संवाददाता के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। ये संवाददाता विभिन्न लोगों से मिलकर और स्थिति का स्वयं जायजा लेकर समाचार बनाते हैं। जैसे दुर्घटनाओं के लिए अस्पताल, अपराधों के लिए पुलिस आदि से संपर्क करके वे समाचार एकत्र करते हैं। सरकारी विज्ञप्तियाँ। समाचारों का तीसरा मुख्य स्रोत सरकारी विज्ञप्तियाँ हैं जो सरकार या संस्थाएं प्रकाशन के लिए समय समय पर जारी करती हैं। समाचार पत्र इन विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं और समाचारों को कैसे संपादित किया जाता है, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। यहाँ पर 5वें प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने 6ठे प्रश्न पर, जो है टिप्पण लेखन क्या है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कार्यालय में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो उसके अंतिम रूप
के निपटारे तक चलता है। ये कार्यवाही टिप्पण कहलाती है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं आदि टिप्पण कहलाती हैं। बिना टिप्पण कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा संभव नहीं है। आवती मिलने के बाद संबंधित सहायक उसे संगत मिसल फाइल पर अपनी टिप्पणी के साथ अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि उस विषय पर कोई फाइल पहले से मौजूद ना हो, यानी पत्र पहली बार कार्यालय में आया हो, तो नई आवती के विषय में पहली टिप्पण संबंधित सहायक की होती है। वह पत्र का सारांश देते हुए बताता है कि उसमें दिए गए तथ्य सही हैं या नहीं। यदि कोई बात गलत है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। इस मामले में यदि पहले कोई पत्र व्यवहार हो चुका हो तो उसका सार भी इस टिप्पणी में देता है। उसके बाद वे कानूनों, नियमों, नीतियों और पूर्व निर्णयों का उल्लेख करता है जिनके अनुसार आवती का निर्णय होना उचित होगा। अंत में उस विषय में जिन मुद्दों पर निर्णय अपेक्षित हो उनकी चर्चा होती है और यदि हो सके तो निर्णय की दशा का भी संकेत होता है। अंत में सहायक बाईं ओर हस्ताक्षर करता है और फाइल अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी प्रश्न पर निर्णय केवल मौखिक चर्चा के बाद ही लिया जा सकता है, किंतु टिप्पण एक स्थायी रिकॉर्ड होती है जिसे ज़रूरत पड़ने पर साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर ये बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया और किन परिस्थितियों में तथा किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि टिप्पणी लिखने की क्या ज़रूरत है, सीधे ही उत्तर लिखकर अधिकारी से अनुमोदन क्यों नहीं प्राप्त किया जाता। अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि टिप्पणी में सहायक किस किस बात का उल्लेख करता है। इससे हमें पता चलता है कि टिप्पणी के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके पूर्ववृत्त के बारे में संबंधित अधिकारी को जानकारी देना। दूसरा, प्रस्तुत विषय में जो भी कार्रवाई संभव हो अथवा विकल्प संभव हो उनको स्पष्ट करना, ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला देना। तीसरा, ये संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभीष्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा खंड खा समाप्त हो गया है और अब हम हैं अपने तीसरे खंड पर, यानी खंड गा। इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें 200 शब्दों में देने हैं। 7वां प्रश्न है, वाक्य में पद क्रम से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऊपर की चर्चा में हमने वाक्य में समान पदक्रम का उल्लेख किया है। बोलचाल की भाषा में इस पदक्रम में आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन भी किया जा सकता है। उदाहरण, सामान्य पदक्रम आप बाकी पैसे लीजिए, परिवर्तित पदक्रम लीजिए बाकी पैसे आप। इस परिवर्तन का क्या कारण है? इस परिवर्तित पदक्रम में क्रिया को आगे क्यों ले आए हैं? इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं। प्रमुखता देने के लिए आमतौर पर क्रिया को वाक्य के शुरू में ले आते हैं, अर्थात यहाँ हम क्रिया को प्रमुखता देते हैं। इस प्रक्रिया को अग्र प्रस्तुति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप घर मकान तलाश कर रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद आपको मकान मिला है तो आप घर आ सकते हैं। मिल गया मकान, यहाँ मिलने की बात पर बल है। मकान का मिलना नई सूचना है जबकि मकान शब्द पहले से परिचित सूचना है। इस तरह नई सूचना को आगे प्रस्तुत करना अग्र प्रस्तुति है। सामान्य बोलचाल में व्यक्ति सामान्य वाक्य क्रम में अक्सर पूरा वाक्य नहीं बोलता। कभी कभी उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द से काम चला लिया जाता है। उदाहरण के लिए, क, आपने उन्हें कितने रुपए दिए हैं? ख, 4। यहाँ सिर्फ उस एक शब्द का उच्चारण है जो वास्तव में अपेक्षित नई सूचना है।
8वां प्रश्न, कार्यालय ज्ञापन का एक नमूना तैयार कीजिए। कार्यालय ज्ञापन का नमूना। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको कार्यालय ज्ञापन का एक फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्रम संख्या के अनुसार जानकारियां देनी है। क्रम संख्या 1, संख्या 2001, 31/2/16, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2018। 2, कार्यालय ज्ञापन। 3, विषय भारत सरकार के कार्यालयों में मानदेय के आधार पर अनुवाद कार्य। 4, इस विभाग के 12 फरवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15-15-42-13-13 द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि जिन कार्यालयों में हिंदी अधिकारी या अनुवादक नहीं है, वहाँ अनुवादक का काम कार्यालय के ही किसी योग्य व्यक्ति से मानदेय के आधार पर करा लिया जाए। इस काम के लिए 1000 शब्दों के लिए 300 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया था। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने इस मामले पर फिर से विचार करके ये निर्णय लिया कि अनुवाद के लिए निर्धारित प्रति 1000 शब्दों का 300 रुपये के स्थान पर 450 रुपये की दर से मानदेय दिया जाए। मानदेय के संबंध में ये विभाग के 12 फरवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन की अन्य शर्त वही रहेगी। ये आदेश उस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। ये कार्यालय ज्ञापन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की 30 जून 2018 की अंतर विभागीय टिप्पणी संख्या 25/12 भत्ता 2016 में दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है। उप सचिव भारत सरकार। प्रति प्रेषित भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध और अथानात कार्यालय, राजभाषा मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी डेस्क अनुभाग, राजभाषा विभाग डेस्क अतिरिक्त प्रतियां। अब हम हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर, आज के दौर में इंटरनेट जैसी सुविधा सभी घरों में आसानी से उपलब्ध है। आजकल कोविड-19 की इस आपातकालीन स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा काम आ रही है। आज हर जगह ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके शिक्षक देश और दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन अपने छात्रों के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए तीव्र गति की इंटरनेट और लैपटॉप कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। आज लोग मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे हैं और ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण शिक्षण माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा आज विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया है। लॉकडाउन के इस कठिन वक्त में जहां सभी विद्यालय और कॉलेज बंद थे, स्कूल और कॉलेज के सभी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन द्वारा संभव हो पाई। विश्व के सभी विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का इस्तेमाल करके अपना अध्यापन कर पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व लोग आज अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अगर आज ऑनलाइन माध्यम ना होता तो ये साल पढ़ाई अधूरी रह जाती और करोड़ों बच्चे पढ़ नहीं पाते। ऑनलाइन शिक्षा के लिए तीव्र गति की इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो शहरों और महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए प्राप्त करना सरल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता है। ऑनलाइन शिक्षा एक अनोखा और अद्भुत माध्यम है। तो दोस्तों, अब हैं हम अपने असाइनमेंट के अंतिम प्रश्न पर, यानी 10वें प्रश्न पर, जो है प्रभावी लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, जो लेखन पाठन को प्रभावित करे, अर्थात जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वे भावकुल हो उठे, सोचने लगे, हंसने रोने लगे, यहाँ तक कि उस लेखन को पढ़कर वे पहले जैसा ज्ञापन
ना रहकर कुछ अलग किस्म का इंसान महसूस करने लगे, ज़िंदगी में उसे नई राह या नई रोशनी दिखाई देने लगे। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिसमें प्रभावी लेखन की प्रभाव क्षमता की व्याख्या की जा सकती है। नींद आ रही हो तो प्रभावी लेखन आदमी की नींद उड़ा सकता है, जबकि दूसरी ओर कुछ लेखन ऐसे होते हैं जिसे रात में सोते समय इसलिए पढ़ा जाता है कि नींद आ सके। नींद लाने वाला लेखन अनिवार्यतः अप्रभावी लेखन नहीं होता, उसमें लोरी की क्षमता भी हो सकती है जिससे नींद आ जाए, अर्थात वे नींद ला सकने का प्रभावी लेखन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लेखन भी होता है जो इतना उबाऊ हो कि उसे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। कई लोग रात को सोने से पहले ऐसी दुरूह किताबों या पत्रिका उठा लेते हैं कि उन्हें नींद की गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ऐसा भी लेखन होता है कि नींद पर भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है और मनुष्य को सपने भी उसी लेखन के आते हैं जो उसने सोने से पहले पढ़ा हो। दोस्तों, यहाँ पर हमारे असाइनमेंट के सभी उत्तर पूरे हो चुके हैं। आशा है कि ये असाइनमेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे देखकर आप अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे। हम मिलते हैं इसी चैनल पर एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।